भारत के पड़ोसी देश नेपाल में जारी आंदोलन ने अचानक से आज उग्र रूप ले लिया है। युवाओं द्वारा चलाए जा रहे आंदोलन में अचानक से इस तरह की घटनाएं, आगजनी और उग्र आंदोलन बन जाना ये सरकार के लिए खतरे की घंटी बन गया है, जो कि पिछले दिनों सोशल मीडिया साइट्स को बंद करने के दौरान इस तरह के आंदोलन ने शुरुआत की, क्योंकि वहाँ की सरकार के खिलाफ युवाओं ने कुछ सोशल मीडिया पर टिप्पणियों का दौर शुरू कर दिया था। लिखने लगे थे, बार बार सरकार की भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायतें हैं वो आने लगी थी, और इससे परेशान होकर सरकार ने संसद में एक बिल लाए और तमाम तरह की जो सोशल साइट्स हैं, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, एक्स हो या यूट्यूब हो, लिंक्डइन हो, इन सब के ऊपर तमाम साइट्स पर बैन लगा दिया। हालांकि इस दौरान चाइना की कुछ जो सोशल मीडिया साइट्स हैं, टिकटॉक है, वीबर है, इन सब पर अभी तक कोई ऐसा नहीं किया है। सरकार का मानना है कि उसका रजिस्ट्रेशन किया हुआ है और इन सभी जो प्लेटफॉर्म हैं इनके ऊपर रजिस्ट्रेशन नहीं है, और जनता को और युवाओं को जब इसके रजिस्ट्रेशन के लिए बोला गया तो उन्होंने इसका विरोध किया। सरकार संसद में एक बिल लेके आई कि नेपाल की सिक्योरिटी और साइबर अपराध को देखते हुए इस पर प्रतिबंध लगाना आवश्यक है। हालांकि ये एक पॉइंट हो सकता है, लेकिन युवाओं में जो सोशल साइट्स का और प्लेटफॉर्म का जो करेज है और जो उसकी गिरफ्त में आ चुके हैं, तो वो इस आंदोलन को अगले स्तर तक लेकर जा रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार को अपने भ्रष्टाचार को बंद करना चाहिए, ना कि सोशल साइट्स को। इसलिए संसद का घेराव करते हुए आज भीड़ ने काफ़ी उग्र रूप धारण करते हुए नेपाल की संसद का घेराव किया है। उसके गेट तोड़ दिए गए हैं और आसपास की चीज़ों को तोड़ा गया है। पुलिस ने फायरिंग की है, आंसू गैस के गोले छोड़े हैं, उसमें कुछ बच्चों की मौत हुई है। और देखते देखते पूरे नेपाल में ये आंदोलन एक जन आंदोलन के रूप में खड़ा हो गया। अभी देखना है कि सरकार के लिए परेशानी बन सकती है कि यदि इसके अंदर युवाओं के अलावा यदि दूसरी पॉलिटिकल पार्टियां या फिर पूरा समुदाय कहीं ना जुड़ जाए। इसलिए नेपाल की सरकार को बहुत एहतियातन इसको देखना होगा और बढ़ते हुए इस उग्र आंदोलन को रोकने के कुछ कारगर कदम उठाने पड़ेंगे। सरकार का कहना है कि सोशल मीडिया के ऊपर झूठी जानकारियां, अफवाहें और हेट स्पीच है वो बढ़ता जा रहा था। इसलिए इसको रोकना एक अनिवार्य रजिस्ट्रेशन के जरिए प्रतिबंधित कर दिया कि सभी को अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, जिससे कि उसके अकाउंट होल्डर की ऑथेंटिसिटी है वो पता चल सके। और ये आने वाले समय में लगभग सभी देशों को करना होगा कि सोशल मीडिया साइट से जो अपराध बढ़ रहे हैं, हेट स्पीच बढ़ रहा है, इसको कैसे रोका जाए। और नेपाल के जो जेनजी यानी जो युवा वर्ग है 13 से 18 और 28 के बीच का, उसने अचानक से इस सोशल मीडिया साइट्स को बंद करने के बदले उग्र और बड़े पैमाने पर आंदोलन शुरू कर दिया, और पूरे देश में जगह जगह इस तरह की जो आगजनी और जो उग्रता की जो घटनाएं हैं वो सामने आने लगी है। उन्होंने इस आंदोलन का नाम द फाइनल रेवोल्यूशन रखा है। वी आर पंचिंग अप, द फाइनल रेवोल्यूशन, वी आर पंचिंग अप, यानी किसी न किसी तरह सरकार के खिलाफ ये आंदोलन बहुत बड़ा रूप लेता जा रहा है। और जो बांग्लादेश में हुआ तख्ता पलट, जो जिस तरह के युवाओं ने ही वहाँ पर जो आंदोलन खड़ा किया था, हो सकता है कि इसके पीछे भी इस तरह की ताकतें हों जो पूरे दुनिया में आजकल ग्लोबल ऑर्डर में इस तरह की चीज़ें हैं, बड़े देश छोटे देशों में करवा रहे हैं। और सोशल मीडिया एक ऐसी ताकत बन गया है कि वो देश के युवाओं को किसी भी तरीके से मोबिलाइज कर सकता है। शायद नेपाल और बांग्लादेश इसी के उदाहरण हैं। आने वाले समय में जितनी भी सरकारों के सामने परेशानियां होंगी, वो निश्चित तौर पर सोशल मीडिया उसमें एक अहम भूमिका निभाएगा, क्योंकि ये
किसी भी वर्ग को आंदोलित करने और उसको इकट्ठा करने में, मोबिलाइज करने में अहम भूमिका निभाता है। और वही कुछ हुआ नेपाल में। पूरे देश के अंदर ऐसे नारे लग रहे हैं कि शट डाउन करप्शन, सोशल मीडिया को बंद करने से अच्छा है कि आप करप्शन को आप शट डाउन करो। और संसद का घेराव किया जा रहा है, बैरिकेड्स तोड़े जा रहे हैं, पुलिस आंसू गैस छोड़ रही है और कहीं भी नहीं लग रहा कि ये कोई शांत होने वाला आंदोलन है। राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी अब आने लगी हैं। काठमांडू के जो मेयर हैं बलेंद्र शाह ने, उसने युवाओं का समर्थन कर दिया है। और ऐसे में जो उग्र होती भीड़ को यदि किसी पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट का सहारा मिल जाता है तो निश्चित तौर पर सरकार के लिए और वहाँ के प्रधानमंत्री के लिए ये खतरे की घंटी से कम नहीं है। क्योंकि आवाज़ें उठने लगी हैं कि मानवाधिकार, पत्रकार और अभिव्यक्ति की आज़ादी, स्वतंत्रता, इस तरह की चीज़ें जो सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म बेचने वाली जो ये कंपनियां हैं, ये बड़े सॉफ्ट टारगेट रखती हैं और इनके पास ऑथेंटिसिटी के को साबित करने के लिए इस तरह के कुछ शब्द हैं, अभिव्यक्ति की आज़ादी, मानवाधिकार, हेट स्पीच, राइट टू स्पीच, इस तरह की चीज़ें ये सामने रखते हैं और यूथ उनकी गिरफ्त में आता है। डिजिटल वेपन आजकल सोशल मीडिया है, वो किसी भी सरकार के लिए या सरकार के पक्ष या विपक्ष के लिए एक डिजिटल वेपन के रूप में बनता जा रहा है। आने वाले समय में देखते हैं कि नेपाल सरकार है वो इसको किस तरह से देखती है। यह सिर्फ सोशल मीडिया का आंदोलन नहीं है, बल्कि कहीं न कहीं नेपाल की राजनीति और उसके भविष्य की ओर बढ़ने वाली चीज़ें हैं, वो गलत दिशा में ना चली जाएं। सरकार इसको सख्ती से निपटने के प्रयास कर रही है। हालांकि जो ट्रेंड चलता आ रहा है, श्रीलंका में हो संसद का घेराव, बांग्लादेश में हो संसद का घेराव, पाकिस्तान में हो, ये जो एशियाई मुल्क हैं जिन पर पूरा कंट्रोल वेस्ट का है, अमेरिका का है, चाइना का है, जो अपने सोशल मीडिया साइट से पूरे यूथ और समुदाय को इकट्ठा करते हैं और सरकार या फिर वहाँ की जो सत्ताधारी पार्टियां हैं उनके खिलाफ खड़ा करते हैं। भारत के संदर्भ में नेपाल की घटना क्यों महत्वपूर्ण है? यहाँ का जो विपक्ष है वो चुटकियाँ ले रहा है और अपने सोए पड़े निस्तेज ने मोहरों को वो जगाने का प्रयास कर रहा है कि क्यों ना भारत में भी इस तरह का आंदोलन है वो अचानक से खड़ा कर दिया जाए। लेकिन वो भूल जाते हैं कि भारत दुनिया का सबसे शक्तिशाली लोकतांत्रिक देश है और वर्तमान में जो सरकार है वो भी दुनिया की सबसे कठोरतम और शक्तिशाली सरकार है। तो इस तरह की तुच्छ हरकतें, सोशल मीडिया और इस तरह के आंदोलन और ये दूसरे देशों को देख करके यदि कई पार्टियां और उनके जो काल्पनिक जो 2029 और कुछ ही महीनों में बनने वाले प्रधानमंत्री के सपने बुनने वाले जो लोग हैं वो मलेशिया की गलियों में घूम रहे हैं, तो वो सपने ना पालें। देखते हैं कि नेपाल इस आपदा को और आंदोलन को कैसे कंट्रोल करता है। यदि और कुछ यदि अपडेट्स आते हैं तो हम आपके साथ ज़रूर